नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसे में 4 लड़कों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार 4 लड़कों को कार ने जोरदार टक्कर मारी। सभी लड़के 16 से 18 साल के अंदर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार जब्त करके ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा के पुस्ता में हुई। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत कुलेसरा पुस्ता रोड में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 लोग को चोट आई। तत्काल ही उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हो गई। अभियुक्त चालक को हिरासत में लिया गया है, कार भी हिरासत में है। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मेरठ में स्कूली बच्चों से भरी वैन बोलेरो से टकरा गई और हादसे में कई बच्चों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया और परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पूरा मामला मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुशीनगर में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 22 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी बस यात्री अजमेर शरीफ से बिहार लौट रहे थे। हादसा हाटा कोतवाली के NH-28 पर जोलहनिया कट पर हुआ। चित्रकूट में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरी घटना बरगढ़ थाना क्षेत्र के सुचेता कॉलोनी नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। मेरठ में जेब में मोबाइल रखकर बाइक चलाते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। इसके बाद हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। शख्स के कपड़े फट गए, हाथ और पैर झुलस गए। अचानक जेब में रखे हुए मोबाइल ब्लास्ट से शख्स दहशत में आ गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह कपड़े फाड़कर मोबाइल को बाहर निकाला तो मोबाइल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे हम निकले थे और जेब में जैसे मोबाइल रेगुलर रहता है, जेब में मोबाइल रख के पैंट की हम निकल गए बाइक से। तो रास्ते में जब अचानक थोड़ी दूर जाने पे ही एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आई और चोट लगी बहुत तेज जांघ पे। तो एकदम से उसी चक्कर में दिमाग डिसबैलेंस हुआ और बाइक गिर गई। तो मैं गिरने के बाद जब उठा तो मेरी जेब में आग लगी हुई थी, पैंट की जेब में धुआं हुआ था। मैंने हाथ दे के मोबाइल निकालना चाहा तो मेरा हाथ भी जल गया। तो हाथ जलने पे मैंने उसको छोड़ दिया। फिर तो पीछे से एक दूसरे बाइक वाले आए तो उन्होंने फिर जो है अपने जूते से और अपने हाथों से पैंट फाड़ के तब मोबाइल को अलग किया मुझसे। गाजियाबाद में कुछ हिस्ट्री शीटर अपराध की दुनिया छोड़ नौकरी, मजदूरी और खेती किसानी का रास्ता अपना चुके हैं। ये बात पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान सामने आई है। हालांकि करीब 250 हिस्ट्री शीटर्स ने पुलिस में निगरानी बंद करने की भी गुहार लगाई। एडिशनल CP के मुताबिक हिस्ट्री शीटर की निगरानी जरूर बंद की जा सकती है। इसके लिए 3 साल तक अपराध मुक्त आचरण जरूरी है। एडिशनल कमिश्नर ने बताया, जिले में 10 साल पुराने अपराध की सूची निकाली गई। पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया कि अपराध की दुनिया छोड़ चुके हिस्ट्री शीटर अब क्या व्यवसाय कर रहे हैं। इस तरह तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। इस जनपद में पिछले 10 वर्षों की जो सूची निकाली गई है पुराने अपराधियों की, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, जिनके द्वारा चोरी, लूट, डकैती, वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं की गई हैं, ऐसे अपराधियों का डेटा निकाला गया है, जो तकरीबन पिछले 10 सालों में 10,000 से ऊपर की संख्या जो इस जनपद के निवासी हैं। इन व्यक्तियों को चिन्हित करके इनके वेरिफिकेशन का युद्ध स्तर पर काम पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो बीट पुलिस ऑफिसर हैं, वो उनको ये नाम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बीटवार, और उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो इन अपराधियों के घरों पर जा करके ये वेरीफाई करें कि वो अपराधी अभी कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका मौजूदा व्यवसाय क्या है, उसकी हरकतें क्या है, उसकी गतिविधियाँ क्या है। और ये सारी सूचना इकट्ठा करके वो एक डॉजियर बनाया जा रहा है, ताकि ये सारी जो डिटेल्स हैं उसके वो डॉक्यूमेंटेड रहें। और उस डॉजियर की एक प्रतिलिपि थाने में रहती है और एक प्रतिलिपि हम लोगों ने उसको DCRB में स्टोर किया है। तो इस प्रक्रिया से अभी तक तकरीबन 6-7 हज़ार मुलजिमों की जो पुराने अपराधी हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों का वेरिफिकेशन के दौरान ये भी कहना होता है, जो पुराने अपराधी हैं, कि साहब हम अपना अपराध का जीवन छोड़ करके कोई अन्य काम कर रहे हैं और हम अपराध नहीं करेंगे। तो उसमें पुलिस की तरफ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमने उनको आश्वासन दिया है। अपना अगर वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से ये पता चलता है कि अगर उनका जो व्यवसाय है उससे उनका खर्चा पानी इस तरह से निकल जाता है, तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसके द्वारा दोबारा अपराध नहीं किया जाएगा।
बरेली पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड नेहा खान है, जो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर लोगों से दोस्ती करके उन पर रेप का झूठा आरोप लगाकर लाखों रुपए ऐंठती थी। फिलहाल पुलिस ने महिला हनी उर्फ नेहा खान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना इज्जत नगर पुलिस ने एक शिकायत के बाद खुफिया विभाग की मदद से हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जत नगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जत नगर में, और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ से खबर है, जहां लालगंज चौकी पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए संचालक को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 3 हुक्का समेत संबंधित उपकरण बरामद हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कैफे के अंदर धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और हुक्का बार के कमरे को ताला बंद करके सील किया। चाबी थाना देवगांव कार्यालय में जमा करवाई गई। भीरा रोड पर स्थित फ्रेंड्स पॉइंट कैफे एंड रेस्टोरेंट में बिना वैध लाइसेंस के हुक्का बार संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर चौकी इंचार्ज लालगंज द्वारा यहां पर दबिश देकर इसके संचालक विकास चौरसिया को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस ने शहरवासियों के खोए हुए 101 मोबाइल ढूंढकर वापस लौटाए हैं। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 26 लाख बताई जा रही है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि तकनीकी साधनों का इस्तेमाल और सर्वेलांस टीम को कामयाबी मिली। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर यह कार्रवाई की गई। हमारे पास 101 मोबाइल बरामद किया है। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, साइबर सेल की टीम ने पूरे लग करके, और जैसा कि आपने देखा किसी का मोबाइल 2 साल पुराना पहले गायब हुआ था, वो मैंने दिया है। मोस्टली 3 से 4-5 महीने पुराने मोबाइल इनके मिले हैं। एप्पल से लेकर के कीपैड तक के महंगे मोबाइल हैं, लगभग 26 लाख से ऊपर की कीमत के ये मोबाइल बरामद हुए हैं। लोग काफ़ी खुश थे, अपने अपने मोबाइल ले गए हैं, और ये बहुत बड़ा एक प्रयास है कि जो मोबाइल गुम हो रहा है, जो जा रहा है, तो हमारी टीम ने काम किया था लोगों के लिए। फतेहपुर में तेज बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव में हुई। पुलिस और राजस्व टीम मामले की जांच में जुटी है। 4 लोगों की घायल होने की खबर है। कच्चा मकान ढहने से हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। एक कच्चा मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोग मौत के मुंह में समा गए और 4 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। चार लोगों के घायल होने की खबर है। कच्चा मकान ढहने से उसका मलबा लोगों पर गिर गया। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। फतेहपुर में घटना हुई है बारिश के मौसम में। एक मकान जो कच्चा मकान था और ख़राब मौसम के कारण जिसकी नींव और कमज़ोर हो गई, ये भरभरा कर ढह गया। बारिश की वजह से गिर गया है तथा मलबे में 7 लोग दबे हुए हैं। घटना की सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिंदकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पता चला कि एक पुरुष व एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शेष घायल व्यक्तियों को त्वरित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक महिला की भी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव परिवार, अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी, अखिलेश का सपना चकनाचूर होगा, समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबेगी, ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं
वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है, तो उसका कोई भविष्य नहीं है। लखनऊ में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन किया गया। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में अपने प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आने वाला वक्त भारत का है। आपको बता दें, इससे पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी से सपरिवार मुलाकात की और परिवार के साथ 5 केडी मार्ग स्थित सीएम आवास को पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो 7 एक्सपेरिमेंट हमारे खुद के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए थे। टोटल हमारी टीम ने 60 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से काफ़ी सारों में मैंने भी भाग लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग जो थी वो ये थी कि जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था स्पेस में अपने वैज्ञानिकों द्वारा, हमारी जो टीम थी वो यहाँ बैठ के मुझे वीडियो पे देख रही थी जब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो उन्होंने भारत की धरती पे तैयार किए थे स्पेस ले जाने के लिए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भारत के वैज्ञानिकों को ये मौका मिला कि वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कर सकें। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के, ये खुल गए। उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूँकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। पूजा पाल ने सोशल मीडिया में 2 पेज का लेटर पोस्ट करके अखिलेश यादव को जवाब दिया। इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे न्याय दिलाया, सरकार ने मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया। पूजा पाल ने कहा कि मुझे मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है, पति के हत्यारों को सजा दिलाना मेरा मकसद था, जो पूरा हुआ। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं और मुझे बीजेपी के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई खतरा नहीं। सदन में मैंने माफिया अतीक का नाम लिया तो मुझे पार्टी से निकाला गया। सपा अपराधियों की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपने 3 चुनाव में मेरे पति और मेरा विरोध किया। माफिया अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेंगे। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एसपी से पूजा पाल के निष्कासन को लेकर कहा कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश पीडीए की हत्या कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए हिंदुओं को बांटने का अखिलेश यादव का विदेशी एजेंडा है। इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान की चाल हो सकती है। पीडीए के नाम पर सौदा करने वाले सौदागर अखिलेश यादव, जो कभी अल्पसंख्यक के ही हिमैती हैं या उन्हीं के वोट का काम करते हैं, लेकिन गुमराह करते हैं कि हम तो पीडीए वाले भी हैं। लेकिन जब सामने दोनों खड़ा हो जाते हैं तो इनका चॉइस पिछड़ा नहीं हो जाता है अल्पसंख्यक। यानी पूजा पाल पिछड़ा है, लेकिन सामने खड़ा हो गया
कि पूजा पाल का अति ने जो मोहम्मदन थे और उसने उस पर सजा नहीं किए थे, और उस पर अगर कोई बोलेगा तो इसलिए वह पीटीआई का विरोध भी करेंगे, क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष खुश करना है, मुसलमानों को। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी तो यह पिछड़े की भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने, पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको। लेकिन अखिलेश यादव तो पीडीए को लगातार साथ रहे, यहाँ तक कि पीडीए की जो सब कैटेगरी वाली जाति हैं उनके समूहों को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रजापति इस समुदाय के लोगों को बुलाकर सम्मानित करने जा रहे हैं। उनकी इस रणनीति को किस तरीके से? कभी कभी मेरे को लगता है ये रहते हैं देश में और संचालित होते हैं विदेश से। गोरे अंग्रेजों ने देश के अंदर जब 1857 में गदर चला तो हिंदुस्तानियों को कमजोर करने के लिए पहली बार जातिगत करा जनगणना 1871 में, ताकि हिंदू समाज जाति जाति बढ़ जाए। अब वही काम अखिलेश कर रहे हैं। मैं कहूं क्या यह ट्रंप का एजेंडा है? भारत को कमजोर करने के लिए, जाति जाति जहर पैदा करने के लिए, जाति जाति जहर पैदा करके भारत की ताकत को कमजोर करने किया जा रहा है। और इसके पीछे क्यों ना माना जाए कहीं ट्रंप हो, कहीं पाकिस्तान हो, कहीं मुस्लिम कंट्री हो। पूजा पाल ने खुद को सपा के पोषित माफिया और गुंडों से जान का खतरा बताया। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूजा पाल को सपा के गुर्गों से खतरा है। कि पूजा पाल के पति का हत्या हुई और हत्या करने वालों का संरक्षण समाजवादी के नेताओं ने उनको संरक्षण दिया। ये तो मोदी योगी जी की सरकार है कि उस अपराधियों को सजा देने का काम सरकार ने किया है। अब जो सच्चाई पूजा पाल ने, जो एक विधायक है समाजवादी की, उन्होंने अगर सदन में बोल दिया तो समाजवादियों को इससे आपत्ति हुई, क्योंकि उन्हें किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। और खासकर तारीफ भी अगर गुंडों के पक्ष में की जाएगी। गुंडों को खात्मा योगी जी ने किया है। अब इनके हस्बैंड का मर्डर किसने किया? समाजवादी के गुरगांव ने किया ना। उन पे कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये खतरा तो समाजवादियों से ही हो सकता है। अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर के बीच जबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार किया। दरअसल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह हॉल उनके लिए फ्री है, जब चाहे तब आ जाएं। कल यहां कव्वाली हुई थी, कभी कथा होगी। दरअसल कथा के लिए 50 लाख लेने वाले अखिलेश यादव के बयान पर बाबा बागेश्वर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी श्रद्धा जागे तो हमारी कथा करवाएं। उनके गांव में आएंगे, टेंट साउंड भी अपना लाएंगे, मगर यजमान उनको बनना पड़ेगा। 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। नहीं फ्री में। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साथी से सहमत हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एस एस्पायर सोसाइटी की लिफ्ट अचानक रुकने से 3 लोग फंस गए। 2 फ्लोर के बीच अटकी लिफ्ट करीब 15 मिनट तक बंद रही। लोग उसमें फंसे रहे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बिजली जाने की वजह से लिफ्ट फंसने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा सेक्टर 63 में मशहूर सिंगर हनी सिंह ने गरीब बच्चों में खुद खाना खिलाया। पास के रेस्टोरेंट से खाना खरीदकर बच्चों को बांटा। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास हनी सिंह बच्चों के साथ वक्त बिताते नजर आए और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गाजियाबाद के नहाल गांव में सिपाही सौरभ सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कादिर समेत 23 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। पुलिस ने इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाकर 78 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। घटना 25 मई को हुई, जब पुलिस कादिर नामक एक आरोपी को पकड़ने गई थी और भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। आरोपी कादिर को पकड़ने के बाद भीड़ उग्र हो गई। पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई।
रेड के दौरान हमारे एक जमात सिपाही ने गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई थी। उस दृष्टिकोण से मुकदमा कायम किया गया था। उसमें बहुत सघन कार्रवाई की गई थी। 23 व्यक्तियों को चिन्हित करके और साक्ष्य जुटा करके उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, उनके विरुद्ध गैंगरेप कार्रवाई की गई और अब उसमें 14 की कार्रवाई की गई। आगरा में नकली और नशीली दवाइयों के बेचने की सूचना पर शुक्रवार को शुरू हुई रेड चौथे दिन भी जारी रही और ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम ने हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल के ठिकानों पर छापेमारी की। अभी तक ड्रग विभाग ने लगभग 3.5 करोड़ की दवाइयों को सीज किया है। ड्रग विभाग ने फिलहाल 2 केस दर्ज किए। एक मुकदमे में हेमा मेडिकल के मालिक हिमांशु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिससे ड्रग विभाग और एसटीएफ को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। वहीं दूसरे मुकदमे में हेमा और बंसल मेडिकल के यूनुस, वारिस, विकी कुमार, सुभाष कुमार, हिमांशु और फरहान को नामजद किया। इन सभी के खिलाफ लंबे समय से दवाइयों की सप्लाई करने का आरोप है। कौशाम्बी से खबर, जहां रेप केस में पुलिस ने गलत शख्स को गिरफ्तार कर लिया, मगर पुलिस को अब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसे घर तक छोड़कर आई। हालांकि दुष्कर्म के कथित वारंट के नाम पर बेगुनाह की गिरफ्तारी के मामले में लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने भगवानपुर चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया। इस घटना से बहुगुरा गांव और परिवार में गुस्सा है। उनका कहना है कि बिना जांच पड़ताल और सही पहचान के पुलिस ने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। चौकी इंचार्ज भगवानपुर हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति जो माननीय न्यायालय से वारंट निकला हुआ था, जिस पर गलत तरीके से कोई और आदमी को पेश कर दिया माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त की, जिस पर कप्तान साहब द्वारा जो है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पे नए आईसीओपी जल्द ही पोस्ट होंगे और जो भी कार्रवाई है, जो भी जांच है, वो संबंधित सीओ द्वारा की जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों बदमाश हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। एसटीएफ प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस के सहयोग से महाराष्ट्र के नागपुर से दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर दिसंबर 2024 को गोली मारकर हत्या का आरोप है। तब से दोनों बदमाश फरार थे। एडीजी जोन प्रयागराज ने इनके ऊपर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। उक्त में 2 अभियुक्तों के खिलाफ श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन द्वारा 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें जुनैद अहमद और परवेज अहमद पुत्रगण जुबैर, जो शिवरा मानधाता के निवासी हैं, को एसटीएफ प्रयागराज यूनिट द्वारा मानधाता पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी नागपुर महाराष्ट्र से की गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। अयोध्या में एक और ऐतिहासिक क्षण की तैयारी है। राम मंदिर के शिखर पर अब विजय का ध्वज लगाया जाएगा। ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां जोरों पर है और नवंबर में अयोध्या एक बार फिर भव्य उत्सव का केंद्र बनेगा। सूत्रों की माने तो 23 नवंबर से 25 नवंबर तक 3 दिनों तक ये विशेष कार्यक्रम चलेगा और ध्वजारोहण के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और लोक परंपराओं को उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ पर एक भव्य वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इसी साल दीपोत्सव के मौके पर होगा। इस म्यूजियम में रामायण के 40 प्रसंगों की झांकियां होंगी और खासियत ये कि इन झांकियों को मोम के जरिए बनाया जाएगा। करीब 10 करोड़ की लागत से म्यूजियम को तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली ये रामायण वैक्स म्यूजियम है, सुनील्स रामायण वैक्स म्यूजियम। रामनगरी में ऐसा रामायण वैक्स म्यूजियम, रामचरित ऐसे वैक्स में बना रहे, ऐसा एक मौका मिला। सो आई एम सो लकी। मैं ऐसे उसका 2 साल हो गया उसका काम चालू हो के, अभी 1 महीना के अंदर अंदर हम लोग फिनिश करने का काम है। इसका मॉडल सब बॉम्बे में मेरा स्टूडियो में बन रहे हैं। बदायूं से धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कुंदावली गांव में धर्म परिवर्तन की पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से पुलिस को धर्मांतरण से जुड़े हुए दस्तावेज भी मिले। बताया जा रहा है कि कुंदावली गांव में 1.5 साल से ईसाई मिशनरी ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।